हेलो स्टूडेंट्स, मैं VK राय फिजिक्स क्लासेस से लॉकडाउन के दूसरे क्लास में आप लोगों को गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हम 3 केसेस पर विचार करेंगे। पहला है अवतल अपवर्तक पृष्ठ, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि S1 S2 एक अपवर्तक गोलीय पृष्ठ है जो 2 माध्यमों को अलग करता है। इन माध्यमों का अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। μ2 ग्रेटर देन μ1, अर्थात पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। O एक बिंदुवत वस्तु है और यहां से चलने वाली जो किरण है OA, यह अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। सवाल यह है कि अभिलंब कहाँ है, अभिलंब खोजना है। तो एक चीज समझ लीजिए बढ़िया से कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जो गोलीय पृष्ठ का केंद्र है, मान लीजिए कि केंद्र C है, गोलीय पृष्ठ का केंद्र है, उस बिंदु को गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु से मिलाएंगे तो वह अभिलंब का कार्य करता है। C बिंदु को हम A बिंदु से मिला दे रहे हैं डॉटेड लाइन से। यह अभिलंब का कार्य करेगा। CN अभिलंब है। अब आपतित किरण OA को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, इसलिए यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ये किरण। मतलब सीधे ऐसे नहीं, थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ करके जाएगी। यह A बिंदु से अपवर्तित होकर के A की दिशा में, A से R की दिशा में चलने लगती है। अपवर्तित किरण AR को सीधे पीछे की ओर बढ़ाने पर यह किरण मुख्य अक्ष को I बिंदु पर मिल रही है, तो O बिंदु का आभासी प्रतिबिंब I बिंदु पर बनता है। ध्यान दें कि अगर यह अपवर्तित किरण वास्तव में अक्ष को किसी बिंदु पर काटती तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर अपवर्तित किरण वास्तव में नहीं काट रही है अक्ष, बल्कि इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर I बिंदु पर काट रही है। अर्थात यह अपवर्तित किरण I बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। अतः I बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। यहां पर आपतन कोण यह I, अभिलंब CN और आपतित किरण OA के बीच बना कोण I आपतन का कोण है। अपवर्तित किरण AR और अभिलंब AN के बीच जो कोण बन रहा है यह है स्मॉल r, अपवर्तन का कोण इसको कहते हैं। अब जरा सा देख सकते हैं यहां पर कि CN और IR, जैसे ये हो गया CN और ये हो गया I, CNIR। यहां पर हम कह रहे हैं कि कोण R है, तो यहां भी तो R होना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। इसलिए ये जो कोण है NAR वह बराबर हो जाएगा इसके कोण IAC, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। तो हम इसको लिख दे रहे हैं कोण IAC इक्वल टू कोण NAR इक्वल टू स्मॉल। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए दोनों बराबर है।
अब हम O बिंदु, I बिंदु और C बिंदु पर बनने वाले कोण को अल्फा, बीटा एवं गामा क्रमशः मान लेते हैं। अर्थात कोण AOP इक्वल टू अल्फा, कोण AIP इक्वल टू बीटा एवं कोण ACP इक्वल टू गामा। अल्फा, बीटा, गामा, तीन कोण हमने मान लिया। चूंकि C वक्रता केंद्र है, ध्रुव से इसकी दूरी को R से व्यक्त करेंगे, वक्रता त्रिज्या को यह व्यक्त कर रहा है। I प्रतिबिंब है, तो P बिंदु से इसकी दूरी को हम V से दिखाएंगे, और O वस्तु है, इसलिए इसकी दूरी को हम U से दिखाएंगे, वस्तु की दूरी। तीनों R, V और U ध्रुव के बाईं ओर हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सभी ऋणात्मक है। अब दिए गए जो चित्र है, ये जो चित्र बनाया गया है, इससे हम चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में पहले नीचे की क्लास में बताया गया है, आप लोग जानते भी होंगे कि कोई त्रिभुज है, उसका एक भुजा अगर बढ़ा दिया जाए तो ये बहिष्ठ कोण कहलाता है। मान लीजिए कोण 1 बहिष्ठ कोण है, और इसके ठीक साथ वाला कोण को छोड़ दीजिए, ये कोण हटा दीजिए, बाकी दो कोण बचता है, ये और ये, कोण 2 और कोण 3। तो बहिष्ठ कोण दो अंतःभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3। इसी के अनुसार हम चलते हैं त्रिभुज AOC में। इसमें बहिष्ठ कोण है गामा, और दो अंतःभिमुख कोणों में से एक है I और दूसरा है अल्फा। तो क्या हो जाएगा? गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा। और इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। अब इसी तरह से हम चलते हैं त्रिभुज AIC, त्रिभुज AIC, AIC। इसमें बहिष्ठ कोण है गामा, और दो अंतःभिमुख कोणों में से एक कोण है R और दूसरा कोण है बीटा। मतलब गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। अब इसको हम हटा देंगे, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। स्नेल का नियम अगर देखें, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? अपवर्तनांक बराबर साइन I बटा साइन। तो यहां पर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाता है ऐसे, 1/2 इक्वल टू साइन I बटा साइन R। ये स्नेल का नियम हो गया। एक चीज और 11th क्लास में बताया गया था, लिमिट ऑफ साइन थीटा बटा थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या आता था? 1। तो हम इसको आगे हम सोल्व करते हैं, तो लिमिट ऑफ, इसको हम सोल्व करते हैं तो लिमिट ऑफ साइन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा थीटा, थीटा जाकर के इधर गुना हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर I और R का मान छोटा, यदि I एवं R का मान छोटा तो
तो आई और आर का मान छोटा हो तो साइन आई लगभग बराबर हो जाएगा आई के, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर थीटा बहुत छोटा, थीटा 0 के करीब तो साइन थीटा थीटा के करीब होता है। उसी तरह से आई का मान बहुत छोटा है तो साइन आई लगभग आई के बराबर तथा साइन आर लगभग आर के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में स्नेल के नियम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई के जगह पर आई और साइन आर के जगह पर आर लिख दे रहे हैं। फिर हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि 1 म्यू 2, इससे पहले वाला चैप्टर में 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बटा म्यू 1, 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बटा म्यू 1। तो हम इस मान को यहां पर रख रहे हैं 1 म्यू 2 की जगह पर म्यू 2 बटा म्यू 1 इक्वल टू, इसको सोल्व करने पर 1 म्यू 2 का मान रख रहे हैं म्यू 2 बटा म्यू 1 इक्वल टू आई बटा आर। इसको अगर सोल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तिरछा गुना, तो म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर, म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मीटर, इसे समीकरण 1 मान लिया गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर आई और आर का मान ऊपर जो मान आया है, आई इक्वल टू कितना आया है, आई इक्वल टू आया था गामा माइनस अल्फा। इसको हम रख रहे हैं म्यू 1 इक्वल टू म्यू 1 आई के जगह पर गामा माइनस अल्फा और म्यू 1 आई के जगह पर आया था हम लोगों का गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और म्यू 2 यहां पर म्यू 2 है, आर के जगह पर आया हुआ था गामा माइनस बीटा। तो हम लिख दे रहे हैं गामा माइनस बीटा। और अब हम लोग ये देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है, चाप AB है, कोण थीटा है। तो कोण बराबर क्या होता है, थीटा इक्वल टू चाप हो गया AB बटा त्रिज्या हो गया OA, ये आप लोग जानते हैं। तो हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं। गामा, यहां पर गामा कोण है, इसके लिए चाप हो जाएगा AP और त्रिज्या हो जाएगा PC। तो हम लिख रहे हैं V1 AP बटा PC माइनस अल्फा, अल्फा कोण के लिए चाप हो जाएगा AP, त्रिज्या हो जाएगा PO, AP बटा PO। म्यू 2 गामा के जगह पर AP बटा PC माइनस बीटा, बीटा यहाँ है, इसके लिए चाप हो जाएगा AP और त्रिज्या हो जाएगा P, AP बटा PI। सब में से AP कॉमन निकाल ले रहे हैं। म्यू 1 AP 1 बटा PC माइनस 1 बटा PO इक्वल टू म्यू 2, इसमें से भी AP कॉमन निकाल लिए, 1 बटा PC माइनस 1 बटा PI। अब हम AP हटाएंगे, बच गया म्यू 1 1 बटा PC माइनस 1 बटा PO इक्वल टू म्यू 2 1 बटा PC माइनस 1 बटा P। अब इसका वैल्यू पुट करें, PC, PO और PI। PC इक्वल टू R, ध्रुव के बाईं ओर है इसलिए माइनस चिन्ह देंगे। म्यू 1
1/-r माइनस 1/PO, PO यू के बराबर है और बाईं ओर है इसलिए माइनस यू μ2 PC का तो वैल्यू रखना ही है -r माइनस 1/PI, PI ध्रुव के बाईं ओर इसलिए इसको हम माइनस भी रखेंगे। अब हम गुणा कर दे रहे हैं इससे इसमें माइनस μ1/r माइनस माइनस प्लस μ1/u μ2 को इससे गुणा कर रहे हैं माइनस μ2/r माइनस माइनस प्लस μ2/v और अब μ2/v जैसे है वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। μ1/u को उस तरफ ले जाएंगे बराबर क्या दाईं ओर तो माइनस में हो जाएगा μ1/u, μ2/r को बाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस μ1/r है। तो आप लोग देख सकते हैं कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 μ2 माइनस μ1 1/r दोनों में तो बटा में r हो जाएगा। यह जो सूत्र हम लोग चाह रहे हैं वही सूत्र है ये, और ये सूत्र अपर्तनांक μ1 μ2 प्रतिबिंब की दूरी v वस्तु की दूरी u और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध बतला रहा है। यदि पहला माध्यम हवा, यदि पहला माध्यम हवा तो पहले माध्यम का अपर्तनांक μ1 = 1 हवा के लिए 1 होता है तथा दूसरा माध्यम का अपर्तनांक μ2 जो है इसको हम μ मान। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम यहाँ पर इसको मिटा करके लिख दे रहे हैं फिगर μ2 बराबर μ मान लिया दूसरा माध्यम का अपर्तनांक। तो अब हम इसको हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो μ2 के जगह पर क्या रखना था μ/v माइनस μ1 के जगह पर 1/u इक्वल टू μ2 के जगह पर μ माइनस μ1 के जगह पर 1/r। यह क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए इसको बढ़िया से आप देखें क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।